हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोगों की जो पिछली क्लास हुई थी वो विजुअल यानी क्या है कि विजुअल शिक्षण सामग्री यानी विजुअल टीचिंग एड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसकी हम लोग मतलब उसका क्या उससे प्रभाव पड़ता है टीचिंग पर, ये सब चीजें हम लोगों ने जानी थी। उसके हम लोगों ने दृश्य सामग्री के हमने उसको दो भागों में बांटा था ना। एक भाग क्या था, एक था प्रक्षेपित प्रक्षेपित ना, और दूसरा क्या था, दूसरा गैर प्रक्षेपित। यानी एक क्या था प्रोजेक्टेड, दूसरा नॉन प्रोजेक्टेड। यही हमने दो पढ़ा था। और उसमें क्या था, हम लोगों ने गैर प्रक्षेपित में काफी चीजें पढ़ी थी। उसमें हम लोगों ने चार्ट पढ़ा, चार्ट के कई प्रकार पढ़े। पाई चार्ट हुआ और इस तरीके से पाई चार्ट हुआ, ग्राफ चार्ट हुआ और फ्लो चार्ट हुआ, पिक्टोरियल चार्ट हुआ। काफी प्रकार के हम लोगों ने चार्ट देखे थे। उसके बाद क्या है, इसमें से कई प्रकार के, जिसे रेखा चार्ट हमने समझा था, किस तरीके से कैसे किया जाता है, रेखा चार्ट में क्या दर्शाया जाता है, क्या दर्शा सकते हैं, सारी चीजें हम लोगों ने जानी थी। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों ने तो ये देख लिया था मतलब गैर प्रक्षेपित ना। आज हम लोग क्या देखेंगे, प्रक्षेपित ना। हम लोग क्या देखेंगे, प्रक्षेपित दृश्य सामग्री। क्या देखना है, प्रक्षेपित दृश्य सामग्री। तो हम लोगों को आज क्या पढ़ना है, प्रक्षेपित दृश्य सामग्री। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो क्या है नॉन प्रोजेक्टेड पढ़ रहे थे, उसमें क्या था कि बिजली का यूज, किसी चीज का यूज नहीं करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्रक्षेपित दृश्य सामग्री में इसमें क्या करते हैं, इसमें मशीन का यूज करते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन का यूज किया जाता है। तो अगर बात की जाए तो इसमें किसका यूज करते हैं, मशीन का यूज इसमें किया जाता है। और बात करेंगे तो ये जो मतलब अगर टेक्निकल, वो भी टेक्निकल मशीन का यूज करते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोगों ने समझा होगा, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। नॉन प्रोजेक्टेड और प्रोजेक्टेड, मतलब नॉन प्रोजेक्टेड, इसमें किसी प्रकार के टेक्निकल मशीन, किसी चीजों का यूज नहीं होता। जैसे रेखा चार्ट, पाई चार्ट, पिक्टोरियल चार्ट, ये सब चीजें हो गई ना, अरे बोर्ड वगैरह ना, तो ये सब हम लोग जानते ही हैं। अच्छा, इसमें प्रक्षेपित दृश्य सामग्री में हमने यही समझा कि ये मशीन का यूज होता है, टेक्निकल मशीन का यूज होता है इसमें। और इसके क्या है, इसके अगर कह सके तो ये, अगर आप कह सकते हैं कि ये आधुनिक तरीका है आज की, मतलब कह सकते हैं कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी है ना। पर एक क्या है, शिक्षण की, तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये आधुनिक तरीका है शिक्षण प्रक्रिया का। आज आप देख ही रहे हैं कि मतलब शिक्षण प्रक्रिया के एक कई तरीके आ गए हैं। तो ये क्या है, बहुत मतलब बेस्ट तरीका है, ये आधुनिक तरीका है। अच्छा, इस तरीके से होता क्या है, आधुनिक तरीका है, इतना तो हम लोगों ने समझा। इससे क्या होता है कि जैसे इससे क्या होता है कि पढ़ाने में रुचि बढ़ती है, मतलब कि पढ़ाने में रुचि बढ़ती है, पढ़ने वालों की भी रुचि बढ़ती है। इससे मतलब रुचि बढ़ती है। अधिगम जो होता है वो तीव्र होता है ना। अधिगम जो सीखने की प्रक्रिया होती है, क्यों इतना मतलब ये बोर्ड खूब बड़ा होता है। अब इसे यही है कि अगर अभी देखिए उसको, इसमें क्या करते हैं, कोई भी चीजों को छोटा या बड़ा करके दिखा सकते हैं ना। कोई भी चीज छोटी है, आप इसको छोटा दिखाना चाहें, यही हमने लिखा है। तो इसको हम चाहें तो इस पर नहीं, तो लेकिन उसमें क्या कर सकते हैं कि उसको छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। तो छोटा बड़ा करके दिखा सकते हैं, छोटा बड़ा करके दिखा सकते हैं, छोटा बड़ा करके दिखा सकते हैं। और इससे क्या होता है, प्रतिधारण क्षमता बढ़ती है, प्रतिधारण क्षमता बढ़ती है ना। तो ये हम लोगों ने इतना चीज समझा कि कोई चीज हमने लिखा है उसको छोटा बड़ा करके दिखा सकते हैं, प्रतिधारण क्षमता बढ़ती है, रुचि बढ़ती है। और एक हमने पॉइंट बोला था कि इससे अधिगम प्रक्रिया जो होती है वो तीव्र होती है। अधिगम प्रक्रिया क्या होती है, तीव्र होती है। ठीक, तो हमने इतना कहा कि अगर हम चाहें तो देखिए उसमें क्या होता है कि आप बगल से चेंज कर सकते हैं सब कुछ, मतलब कि इसको चाहे तो मतलब पेज वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो सब कुछ बहुत ही आसान होता है और क्या है, ये पढ़ने में
काफी मतलब आप कह सकते हैं शिक्षण प्रक्रिया में काफी कारगर है, मतलब शिक्षण प्रक्रिया के लिए। और इससे क्या होती है कि इंटरेस्ट भी होता है, पढ़ाने में भी आसानी होती है और पढ़ने वालों की भी क्या है इसमें रुचि बढ़ती है। ठीक, हमने इतना समझा। और अब आगे देखते हैं कि ये कई प्रकार के हैं ना, जो हमने देखा था कि प्रक्षेपित दृश्य सामग्री ये कई प्रकार के होते हैं। तो हमने क्या समझा, प्रक्षेपित दृश्य सामग्री ये क्या है, ये कई प्रकार के हैं, कई प्रकार के हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से ये कई प्रकार के होते हैं। और इसमें देखिए ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रक्षेपित दृश्य सामग्री, और ये कितने प्रकार के होते हैं इसको देखते हैं। ये 3 हैं, कौन कौन से हैं, एक है क्या, एक है प्रत्यक्ष प्रक्षेपण, दूसरा है क्या कि दूसरा कह सकते हैं परोक्ष प्रक्षेपण। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से आने वाला है। और थोड़ा मतलब आप लोग जब भी इसको पढ़िएगा तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि प्रत्यक्ष प्रक्षेपण, परोक्ष प्रक्षेपण और क्या है परावर्तित प्रक्षेपण, परावर्तित प्रक्षेपण। ठीक है, तो ये क्या है, प्रक्षेपित दृश्य सामग्री 3 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, परोक्ष और परावर्तित। यानी कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोजेक्टर है ना, डायरेक्ट प्रोजेक्टर है, और ये क्या है, इनडायरेक्ट है। ठीक ठीक, इसको देखते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें क्या है, कि फिल्म प्रोजेक्टर, ये प्रत्यक्ष प्रक्षेपण के अंतर्गत आता है, फिल्म प्रोजेक्टर। दूसरा क्या है, स्लाइड प्रोजेक्टर। तीसरा क्या है, फिल्म स्ट्रिप, फिल्म स्ट्रिप। अब चलते हैं परोक्ष की तरफ। परोक्ष में क्या है, एक है क्या है, ओवरहेड, ओवरहेड ना। उसके बाद परावर्तित प्रक्षेपण में हम देखेंगे, इसमें क्या है, एक है ओपेक प्रोजेक्टर। तो ये क्या है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ओपेक प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर। चलिए एक बार फिर से समझते हैं कि हमने क्या समझा कि प्रक्षेपित दृश्य सामग्री ये कई प्रकार के होते हैं। इसमें कई प्रकार में आप कह सकते हैं 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से, प्रत्यक्ष प्रक्षेपण, परोक्ष प्रक्षेपण, परावर्तित प्रक्षेपण। प्रत्यक्ष में फिल्म प्रोजेक्टर है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, फिल्म स्ट्रिप है। परोक्ष में ओवरहेड है और परावर्तित में क्या है, ओपेक प्रोजेक्टर है। ठीक, तो ये आप लोगों ने समझा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं प्रत्यक्ष प्रक्षेपण क्या है। चलिए देखते हैं, क्या पहले हम लोगों को पढ़ना है प्रत्यक्ष प्रक्षेपण ना। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे इस तरीके से समझिए, ये प्रत्यक्ष प्रक्षेपण है। इसमें जैसे कि पहले क्या होता है, इसमें प्रकाश की क्या होती है, प्रकाश की किरणें क्या, या प्रोजेक्शन लैंप, ये क्या है, मान लीजिए ये प्रोजेक्शन लैंप है, प्रोजेक्शन लैंप। ठीक, प्रकाश की किरणें यहाँ से निकलती हैं प्रोजेक्शन लैंप से, और क्या होती हैं कि आती हैं जो सीधे कहां पर जाती हैं, कंडेंसर पर। कहां पर जाती हैं, प्रोजेक्शन लैंप से सीधे कहां जाती हैं, कंडेंसर पर। यहाँ पर ये कंडेंसर है, कंडेंसर। ठीक है, तो प्रोजेक्शन लैंप से प्रकाश निकला, यहां से क्या हुआ, प्रकाश निकला ना, कहां पर गया, कंडेंसर लैंप के पास। क्या है, कंडेंसर। ये क्या है, प्रोजेक्शन लैंप, और क्या है, कंडेंसर लेंस, कंडेंसर लेंस। तो हमने क्या समझा, प्रत्यक्ष प्रक्षेपण में क्या होता है कि प्रकाश जो है प्रोजेक्शन लैंप से यहाँ से निकला और कंडेंसर लेंस के पास गया। कंडेंसर लेंस के जाने के बाद क्या होता है कि प्रकाश यहाँ से क्या हुआ कि उसके बाद आप ये क्या है इधर, अब यहीं पर क्या है, चीजों को बड़ा या छोटा दिखाया जा सकता है, छोटा दिखाया जा सकता है ना। उसके बाद क्या है, यहां से एक वस्तु है, यहां पर क्या है, एक वस्तु है। तो देखिए प्रकाश जो है प्रोजेक्शन लैंप से निकला, कहां पर पहुंचा, कंडेंसर लेंस के पास। यहीं पर चीजों को बड़ा या छोटा दिखाया जा सकता है। इसके बाद क्या है, यहां से ये वस्तु पर पहुंचा ना, और वस्तु पर पहुंचने के बाद फिर वस्तु लेंस,
वस्तु लेंस के पास पहुंचा। तो कंडेंसर लेंस के बाद इसके बाद वस्तु पर जाता है, इसके बाद क्या है, ये वस्तु पास जाता है, फिर वस्तु लेंस के पास जाता है। इसके बाद प्रकाश की सीधे की मतलब प्रकाश की किरणें जो होती हैं वह इसी तरीके से सीधे चलती हैं। मतलब प्रत्यक्ष प्रक्षेपण में आप कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणें सीधे जाती हैं, लेकिन अगर यही अप्रत्यक्ष में पढ़ेंगे तो प्रकाश की किरणें सीधे नहीं जाती हैं। यही दोनों में अंतर है। इसमें क्या है, देखिए सीधे चल रही है ना, लेकिन जब आप उसमें देखेंगे तो उसमें क्या है कि 45 अंश के कोण पे जाएंगी, टकराएंगी, फिर प्रकाश क्या है परावर्तित होंगी, वहां से 45 अंश के कोण पर जाएंगी। हमने क्या समझा, एक बार फिर समझिए। प्रकाश की किरणें क्या है प्रोजेक्शन लैंप से आती हैं, जो सीधे कहां पर पहुंचती हैं, कंडेंसर लेंस से ना, जो चीजों को बड़ा करके दिखाता है। उसके बाद ये सीधे कहां पर पहुंची, वस्तु पर पहुंची, वस्तु पर जाता है, इसे वस्तु लेंस कहते हैं। ये वस्तु है, वस्तु, इसे क्या कहते हैं, वस्तु लेंस कहते हैं। उसके बाद बड़ी स्क्रीन पर क्या होता है, चित्र दिखाता है। मान लीजिए ये बड़ी स्क्रीन है, यहाँ पर आपको चित्र दिखेगा, चित्र दिखेगा। ठीक, एक बार फिर से समझिए। प्रत्यक्ष प्रक्षेपण में क्या होगा कि सीधे इसमें प्रकाश की किरणें क्या होती हैं कि सीधे जाती हैं। यही आप समझिए कि प्रकाश की किरणें, इसमें प्रकाश की किरणें सीधे जाती हैं, सीधे जाती हैं। ठीक, प्रत्यक्ष प्रक्षेपण में प्रकाश की किरणें सीधे जाती हैं और अप्रत्यक्ष में क्या होता है, प्रकाश की किरणें टकराकर 45 अंश डिग्री पे क्या होती हैं कि वो परावर्तित हो जाती हैं। फिर से एक बार समझिए कि प्रत्यक्ष प्रक्षेपण में ये प्रोजेक्शन लैंप है, प्रकाश यहाँ से निकला, कंडेंसर लेंस के पास पहुंचा और कंडेंसर लेंस पर पहुंचा तो ये क्या करता है, ये चीजों को बड़ा या छोटा करके दिखाता है। और उसके बाद क्या है, वस्तु पर पहुंचा, इसको बोलते हैं वस्तु लेंस ना, वस्तु लेंस पर फिर ये क्या करेगा, ये वस्तु लेंस जो होता है ये बड़ी स्क्रीन है, जो क्या करेगा, बड़ी स्क्रीन पर चित्र को दिखाएगा। ये क्या है, प्रत्यक्ष प्रक्षेपण है। चलिए इसमें अब हमने क्या देखा, प्रत्यक्ष प्रक्षेपण। अब यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण। 2 ही 4 इसमें नाम है, वही सब नाम क्या है, घूम फिर कर आएंगे। तो अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण, इसमें क्या है कि प्रत्यक्ष प्रक्षेपण ना। अब चलेंगे अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण की तरफ। इसमें क्या होता है, इसमें ये प्रकाश जो है वो सीधे नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात कि इसमें प्रकाश जो है, प्रकाश वो सीधे नहीं जाएगा। हमने क्या समझा कि प्रत्यक्ष प्रक्षेपण में प्रकाश जो है वो प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधे पड़ रहा था वस्तु पर। मतलब सारी प्रक्रिया क्या है, प्रकाश एक से टकराया, वहां पर गया, वहां से सब कुछ सीधी चल रही थी। लेकिन इसमें क्या है, प्रकाश जो है वो सीधे नहीं जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से आप समझिए, ये क्या है, प्रोजेक्शन लैंप है। क्या है, प्रोजेक्शन लैंप। क्या है कि प्रोजेक्शन लैंप है ना, और प्रकाश यहाँ से निकला, कहां पर गया, यहां से प्रकाश निकला और कहां पर गया, कंडेंसर लेंस पर पड़ेगा। कहां पर, कंडेंसर लेंस। प्रकाश यहां से निकला, कहां पर गया, कंडेंसर लेंस पर पड़ा। अब कंडेंसर लेंस से प्रकाश जो है यहाँ पर क्या है, कंडेंसर लेंस पर पड़ेगा, फिर यहाँ से जो है ये रिफ्लेक्ट होगा ना, और यहाँ पर जो है ये रिफ्लेक्ट होगा। यहीं पर क्या है, दर्पण लगा होगा। ये क्या है, दर्पण है। दर्पण क्या है कि ये मान लीजिए कि ये क्या है, ये दर्पण है ना, दर्पण। ठीक, अब ये क्या है, ये दर्पण से टकराएगा। दर्पण से टकराने के बाद यहाँ से कितना, 45 डिग्री, और ये किस पर है, 45 डिग्री पर है। और यहाँ से 45 डिग्री पर ये क्या है, फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। कितने, 45 डिग्री पर ये क्या है, सेट है, और उससे क्या है फिर ऊपर चला जाएगा। फिर कंडेंसर लेंस यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, कंडेंसर लेंस मिलेगा। और क्या है कि 45 डिग्री पर ऊपर चला गया, यहाँ पर फिर कंडेंसर लेंस मिला। कंडेंसर लेंस यहाँ पर मिला, फिर यहाँ से किस पर कि कंडेंसर लेंस से फिर टकराएगा, फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, वस्तु लेंस मिलेगा। ये क्या है, वस्तु लेंस। ये वस्तु लेंस मिलेगा। और यहीं पर क्या है कि दर्पण लगा होगा, वस्तु लेंस है यहीं पर। फिर देखेंगे
कि दर्पण लगा है वो भी कितने 45 डिग्री पर, और 45 डिग्री पर ये क्या है, ये दर्पण है, दर्पण है। और उसके बाद ये क्या है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ये दर्पण से उससे क्या है टकराएगा और बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा। इसके सीधे क्या होगा कि इसके मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें जो है सीधे काम नहीं हुआ है। एक बार फिर से देखिए कि अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण में, प्रत्यक्ष प्रक्षेपण में क्या था, नॉर्मल था, प्रोजेक्शन लेंस था, कंडेंसर लेंस था, फिर वस्तु लेंस था, फिर क्या है कि वहां से वो बड़ा दिखा रहा था, उसके बाद क्या है कि उससे टकरा कर आपको जो है वो फिगर जो है वो चित्र जो है वो बड़ा दिख रहा था। लेकिन अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण में देखिए कितनी सारी प्रक्रियाएं हुई हैं। प्रोजेक्शन लैंप है, उसमें क्या था कि यहीं पर, और अगर पूछा जाए कि किसका काम होता है वस्तु को बड़ा करके दिखाना, तो किसका होता है, वस्तु क्या होता है, चीजों को बड़ा करके दिखाता है, चीजों को बड़ा करके कौन दिखाता है, तो कंडेंसर लेंस दिखाता है। ठीक है, उसमें क्या था, प्रोजेक्शन लेंस था, प्रोजेक्शन लेंस से कंडेंसर लेंस था, कंडेंसर लेंस से उसके बाद क्या है चीजों को बड़ा करके दिखा रहा था, उसके बाद क्या है वस्तु लेंस था ना, फिर वस्तु लेंस था, वस्तु लेंस से क्या है कि वो चीजों को बड़ा करके दिखा था। इसमें क्या है, अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण में पहले प्रोजेक्शन लैंप है, यहां से प्रकाश निकला, कहां पर पहुंचा, कंडेंसर लेंस, प्रोजेक्शन लेंस से कहां पहुंचा, कंडेंसर लेंस के पास, कंडेंसर लेंस से कहां पर पहुंचा कि दर्पण, दर्पण पर पहुंचा, जो कि कितने एंगल पर है, 45 डिग्री पर, कितने 45 डिग्री पर है। और उसके बाद क्या है कि यहां से जो है प्रकाश जो है वो ऊपर की तरफ चला गया, और क्या है यहाँ पर एक कंडेंसर लेंस मिला, कंडेंसर लेंस जो है फिर यहाँ से ऊपर गया, और ऊपर क्या मिला, ये कंडेंसर लेंस है ना, और ऊपर क्या है वस्तु लेंस, वस्तु लेंस मिला। और वस्तु लेंस जो है यहाँ पर क्या है, एक दर्पण लगा हुआ है ना, वस्तु लेंस यहाँ पर एक दर्पण लगा हुआ है, और यहीं पर क्या है कि मतलब जो चित्र आपको दिखेगा वो बड़ा करके दिखेगा। ठीक, दर्पण से फिर वो प्रकाश जो है वो उधर मतलब क्या है, जहां पर स्क्रीन लगी होगी, स्क्रीन पर आपको प्रकाश जो है वो बड़ा मतलब क्या है, चित्र जो है वो बड़ा करके दिखेगा, स्क्रीन पर चित्र बड़ा। ठीक, तो आप लोगों ने समझा होगा प्रत्यक्ष प्रक्षेपण क्या है और अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण क्या है। चलिए अब तीसरे नंबर की बारी आती है, दो हम लोगों ने देख लिया, अब तीसरे नंबर की बारी आती है, वो क्या है, वो है परावर्तित। परावर्तित में क्या होता है, इसमें जो है इसमें बहुत नहीं घूमेगा ना, परावर्तित में क्या होता है कि इसमें प्रकाश जो है वो बहुत नहीं घूमेगा, इसमें प्रकाश अप्रत्यक्ष रूप से चलेगा, प्रकाश बहुत नहीं घूमेगा। कैसे चलेगा, तो प्रकाश जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से चलेगा ना, प्रकाश जो है बहुत नहीं घूमेगा, प्रकाश अप्रत्यक्ष रूप से चलेगा। अब इसमें कैसे होता है, तो प्रकाश देखिए, प्रकाश क्या करेगा, सिर्फ वही चीजें आएंगी, वही सारे नाम आएंगे, प्रोजेक्शन लैंप आएगा, कंडेंसर लेंस आएगा, सारी चीजें वही पर आएंगी, वही आएंगी। चलिए देखते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्शन लैंप है, ये क्या है, प्रोजेक्शन लैंप, प्रोजेक्शन लैंप ना, यहां से प्रकाश निकला, कहां पर पहुंचा, वस्तु पर, वस्तु पर, और यहीं पर क्या है, यहीं दर्पण है, यहीं पर दर्पण है ना, यहीं पर दर्पण है, और उसके बाद ये दर्पण है, फिर यहां से ऊपर गया और 45 मतलब क्या है 45 पर ये दर्पण से टकराया, कितने पर, 45 डिग्री पर, किससे, दर्पण से टकराया, दर्पण से टकराया। उसके बाद क्या है कि ये क्या है, वस्तु लेंस पर सीधे यहाँ पर टकराएगा, और क्या करेगा कि सीधे वस्तु लेंस पर आपको जो है चित्र जो है वहां पर जो स्क्रीन है वहां पर आपको ये बड़ी दिखेंगी। हमने क्या समझा, ये परावर्तित समझा, मतलब इसमें क्या था, प्रत्यक्ष में सीधे प्रकाश जो है वो कहीं से टकरा के कहीं जा नहीं था, वो इसकी प्रक्रिया बिल्कुल सीधे चल रही थी। लेकिन उसमें क्या है, उसके बाद हमने दूसरा क्या देखा, वो परोक्ष देखा, यानी इनडायरेक्ट ना, इनडायरेक्ट में प्रकाश जो है वो टकराया, फिर 45 डिग्री पर ना
वो ऊपर गया, फिर उसके बाद वहां पर भी आपको वस्तु लेंस मिला, वहां पर फिर 45 डिग्री पर टकराया, फिर वहां से इस तरीके से करके आपको मतलब वहां पर क्या है, आपको चित्र बड़ा दिखता है। अब परावर्तित में हमने क्या समझा कि ये बहुत घूमेगा नहीं। परावर्तित में इसमें क्या है, प्रकाश अप्रत्यक्ष रूप से चलेगा, प्रकाश प्रोजेक्शन से निकला, यहां से क्या निकला, प्रकाश निकला, प्रकाश प्रोजेक्शन से निकला, वस्तु के पास गया, यहाँ पर क्या है, वस्तु है ना, ये देखिए वस्तु बना हुआ है, यहाँ पर वस्तु के पास गया, यहीं पर उसको दर्पण मिला, यहीं पर क्या मिला, दर्पण मिला, और ये 45 डिग्री से टकराएगा, 45 डिग्री पर टकराएगा, और उसके बाद क्या है कि टकराने के बाद ये प्रकाश ऊपर जाएगा, फिर 45 डिग्री पर टकराएगा, 45 डिग्री पर टकराएगा, और प्रकाश जो है वो आपको वस्तु जो है वो बड़ा करके स्क्रीन पर दिखाएगा। तो परावर्तित में बहुत सी प्रक्रिया नहीं है, बहुत नहीं घूम रहा है, लेकिन आप सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो इनडायरेक्ट में घूम रहा है। अब चलिए देखते हैं, हमने इतना देखा, अब एक एक करके सबके प्रकार देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा था, तो उसका क्या है कि उसमें हम लोग क्या देखेंगे, ओवरहेड प्रोजेक्टर। क्या है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। चलिए इसको देखते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर ये क्या होता है, ये अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण के सिद्धांत पर काम करता है। ये किस पर काम करता है, ओवरहेड। तो ये देखिए हमने क्या देखा था, एक प्रत्यक्ष, दूसरा क्या है, परोक्ष। तो परोक्ष में हमने एक देखा था ओवरहेड ना, उसके और इसमें एक देखा था, इसमें 3। तो चलिए इसको पहले देख रहे हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर में क्या है, इसको देखेंगे, इसमें क्या है, ये अप्रत्यक्ष, ये अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण के सिद्धांत पर, प्रक्षेपण के सिद्धांत पर काम करता है। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है, ये अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण के, ये देखिए आपको याद होना चाहिए, ओवरहेड किस पर काम करता है, और क्या है कि हम लोग जितनी चीज पढ़े हैं, ओवरहेड ओपेक प्रोजेक्टर किस पर काम करता है, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। अभी आप क्या है, ओपेक प्रोजेक्टर पढ़ेंगे, तो यहाँ पर भारत में किस नाम से उसे जानते हैं, और क्या है, इसी तरीके से हम लोग देखेंगे। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर ये अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण के सिद्धांत पर काम करता है। ये क्या करता है, ये अपारदर्शी या पारदर्शी दोनों प्रकार, अपारदर्शी या पारदर्शी दोनों प्रकार के शिक्षण सामग्रियों को बड़ा करके दिखाता है। शिक्षण सामग्रियों को बड़ा करके दिखाता है। हमने क्या समझा, ओवरहेड प्रोजेक्टर ये अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण के सिद्धांत पर काम करता है। ये अपारदर्शी या पारदर्शी दोनों प्रकार के शिक्षण सामग्रियों को क्या करता है कि बड़ा करके दिखाता है। तो चलिए हमने ये समझा कि ये शिक्षण सामग्रियों को क्या कर रहा है, बड़ा करके दिखा रहा है। और ये क्या करता है, इसमें कितने लेंस लगे होते हैं, तो इसमें एक लेंस और कितने, दो दर्पण लगे होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा, जब फिगर हमने बनाया था तो आप लोगों ने देखा कि 2 दर्पण लगे थे 45 डिग्री एंगल पर। तो क्या है, प्रकाश क्या है, वहां से सीधे क्या हो रहा था कि 45 डिग्री पे वो टकरा के ऊपर जा रहा था। तो ये जैसे ये मान लीजिए 90 है ना, तो ये ऐसे जा रहा था, प्रकाश ऐसे जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा था। तो हमने क्या समझा कि ये ओवरहेड प्रोजेक्टर ये अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण के सिद्धांत पर काम करता है। पहला पॉइंट, ये अपारदर्शी या पारदर्शी दोनों प्रकार के शिक्षण सामग्रियों को क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है। इसमें एक लेंस और 2 दर्पण लगे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि ओपेक प्रोजेक्टर क्या होता है। ये तो क्या था, ये जो था ये अप्रत्यक्ष था ना, यानी कह सकते हैं कि ये परोक्ष था। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, ओपेक प्रोजेक्टर। ओपेक प्रोजेक्टर, चलिए ओपेक प्रोजेक्टर के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसी को
इसी को क्या बोलते हैं? इसी को एपिडियास्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को इसी को क्या बोलते हैं? एपिडियास्कोप बोलते हैं। तो ये क्या है? इसी को क्या हमने बोला कि ओपेक प्रोजेक्टर, इसी को एपिडियास्कोप कहते हैं। और ये क्या होता है? ये परावर्तित के, ये तो हम लोग जानते ही हैं। ये किसके अंतर्गत था? हमने 3 बनाया था ना। एक में हमने क्या पढ़ा था? ओवरहेड, जो कि अप्रत्यक्ष के अंतर्गत था। ये परावर्तित के अंतर्गत है, इसी को एपिडियास्कोप कहते हैं। ये क्या होता है? ये परावर्तित के अंतर्गत एक सिद्धांत पर आता है। ये परावर्तित के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें। अगर इसमें बात करें तो ये भी क्या करता है? इसमें भी पारदर्शी या अपारदर्शी वस्तु को क्या करता है? कि बड़ा करके दिखाता है। ये भी क्या करता है कि पारदर्शी या अपारदर्शी वस्तु को क्या करेगा? कि बड़ा करके दिखाएगा। अगर इसमें बात करें, इसको तोड़े, इसको एपिडियास्कोप को, इसको तोड़ें तो इसमें क्या है? ये 2 आएंगे। क्या है? एक ईपी और दूसरा क्या है? स्कोप। स्कोप का अर्थ क्या होता है? मशीन। ईपी का अर्थ क्या होता है? ऊपर। ईपी का अर्थ क्या होता है? ऊपर। और स्कोप का अर्थ होता है मशीन, यानी मशीन से ऊपर की तरफ फेंकना। यानी अर्थ क्या हुआ? मशीन से ऊपर की तरफ फेंकना। एक बार फिर से समझते हैं, ओपेक प्रोजेक्टर किसके अंतर्गत आता है? तो क्या है? परावर्तित के अंतर्गत आता है। ये तो आप लोग जानते हैं, स्टार्टिंग में ही इसको हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद इसको किस नाम से जानते हैं? एपिडियास्कोप। इसका क्या है? इसका अगर देखा जाए तो मतलब ये 2 शब्द से मिलकर बना है, ईपी और स्कोप। और ये जो ईपी है, इसको क्या है? इसका अर्थ होता है ऊपर, और मशीन, स्कोप का अर्थ होता है मशीन, यानी मशीन से ऊपर की तरफ फेंकना। ये क्या है? एपिडियास्कोप का अर्थ है। इसमें भी क्या होता है कि पारदर्शी या अपारदर्शी वस्तु को बड़ा करके दिखाते हैं। भारत और इंग्लैंड में, कहां पर? भारत और इंग्लैंड में ओपेक प्रोजेक्टर के नाम से जानते हैं। ओपेक प्रोजेक्टर के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या समझा कि इसी को एपिडियास्कोप कहते हैं। भारत में इसको किस नाम से जानते हैं? भारत और इंग्लैंड में ओपेक प्रोजेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत और इंग्लैंड में ओपेक प्रोजेक्टर को, सॉरी यहाँ पर देखिए, भारत और इंग्लैंड में ओपेक प्रोजेक्टर को किसके नाम से जानते हैं? तो एपिडियास्कोप के नाम से, एपिडियास्कोप के नाम से जानते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो ये जो एपिडियास्कोप है, इस नाम से कहां पर जानते हैं? तो भारत और इंग्लैंड में किसको एपिडियास्कोप के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से समझते हैं, ओपेक प्रोजेक्टर, इसी को क्या बोलते हैं? एपिडियास्कोप बोलते हैं। भारत में एपिडियास्कोप के नाम से, ओपेक प्रोजेक्टर को एपिडियास्कोप के नाम से जानते हैं। कहां पर? भारत और इंग्लैंड में। एपिडियास्कोप को 2 शब्द में तोड़िए तो ये क्या? एक ईपी, दूसरा क्या है? स्कोप। ईपी का अर्थ होता है ऊपर, और स्कोप का अर्थ होता है, क्या होता है? मशीन, यानी मशीन से ऊपर की तरफ फेंकना। इसमें क्या होता है? ये भी पारदर्शी या अपारदर्शी वस्तु को क्या करता है? बड़ा करके दिखाता है। और हमने क्या देखा था? जो अप्रत्यक्ष हमने देखा था,
उसमें कितने, एक लेंस और 2 दर्पण लगे होते हैं। वो भी क्या कर रहा था कि पारदर्शी या अपारदर्शी वस्तु को बड़ा करके दिखा रहा था। तो इतना हम लोगों ने देखा और हमने क्या समझा था कि उसमें क्या समझा था कि वो अप्रत्यक्ष के सिद्धांत पर काम कर रही थी। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कि पहले का पार्ट मूवी प्रोजेक्टर। मूवी प्रोजेक्टर ये जो मूवी प्रोजेक्टर है ना, ये ये तीनों के सिद्धांत पर, यानी बात कर सकते हैं तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और किसके की परोक्ष, क्या है परावर्तित, मतलब क्या हमने समझा प्रत्यक्ष, परोक्ष और परावर्तित, ये तीनों सिद्धांत पर मूवी प्रोजेक्टर काम करती है। ये तीनों यानी कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष, परोक्ष और क्या परावर्तित ये क्या करता है कि ये तीनों के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, हमने क्या समझा मूवी प्रोजेक्टर को, ये 3 सिद्धांत पर काम करती है, प्रत्यक्ष, परोक्ष और परावर्तित, इसके तीनों के सिद्धांत पर काम करती है। ये क्या होती है, ये जो मूवी प्रोजेक्टर होती है ये ध्वनि रहित और क्या होती है कि ध्वनि रहित और ध्वनि सहित, यानी इसमें ध्वनि हो भी सकती है, होती भी है और नहीं भी, दोनों हो सकता है ना। और इसे कितने हिस्सों में बांटा गया है मूवी प्रोजेक्टर को, 3 हिस्सों में, इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक बार फिर समझते हैं मूवी प्रोजेक्टर को, ये तीनों रूपों में प्रत्यक्ष, परोक्ष, परावर्तित तीनों के सिद्धांत पर काम करती है। ये ध्वनि, इसमें ध्वनि हो भी सकती है और नहीं भी होती है। ये कितने सिद्धांत पर काम करती है, तो आप कह सकते हैं कि इसी 3 हिस्सों में बांटा गया है। अब वो 3 हिस्से, इसके 3 वर्ग हैं, कौन कौन से देखते हैं। पहला क्या है, क्लासरूम। दूसरा क्या है, एक्सटेंशन। तीसरा क्या है, सिनेमा हॉल। चलिए देखते हैं, अगर इसमें क्लासरूम में ये मूवी प्रोजेक्टर होगा तो क्लासरूम में मूवी प्रोजेक्टर कितना, 8 mm का होगा, 8 mm का होता है। क्लासरूम में कितने mm का होता है, 8 mm का होता है। एक्सटेंशन की बात करेंगे तो एक्सटेंशन में कितने mm का होता है, तो एक्सटेंशन में इसमें 16 mm का होता है। बात करेंगे सिनेमा हॉल की तो इसमें 35 mm का यूज करते हैं ना। यहाँ पर कितने का यूज करते हैं, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर एक बार फिर से देखिए, क्लासरूम में 8 mm का यूज करते हैं। उसके बाद एक्सटेंशन में 16 mm का क्या करते हैं कि यूज करते हैं। उसके बाद सिनेमा हॉल में 35 mm का या 35 mm का यूज किया जाता है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा मूवी प्रोजेक्टर के बारे में। मूवी प्रोजेक्टर में हमने क्या समझा कि ये तीनों यानी प्रत्यक्ष, परोक्ष, परावर्तित, ये तीनों के सिद्धांत पर देखे जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये ध्वनि भी होती है और क्या होती है कि इसमें ध्वनि नहीं भी हो सकती है ना। जो आप लोग देखते होंगे मूवी प्रोजेक्टर जो इस तरीके से देखा जाता है ना, उसमें ऐसे से खिसकाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप ध्वनि भी मतलब हो भी सकती है और ध्वनि नहीं भी हो सकती है। और ये अलग अलग होती है, क्या होती है कि क्लासरूम में 8 mm का, एक्सटेंशन में 16 mm का, सिनेमा हॉल में 35 mm का यूज करते हैं। चलिए ये तो हमने क्या देखी
प्रोजेक्टर और नॉन प्रोजेक्टर। इसमें हम लोगों ने ये दृश्य देखा ना। अब आगे क्या है कि और भी सामग्रियां क्या है कि शिक्षण सामग्री में आप शिक्षण के लिए, टीचिंग के लिए क्या होती हैं कि यूज होती हैं। एक एक करके उनको भी देखेंगे। तो उसमें पहले देखेंगे लिखित सामग्री। और वो तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में ही इसको क्या है, इसके पार्ट डिवाइड करके हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से आते हैं लिखित सामग्री में। तो ये क्या होते हैं, एक इसमें ये बात है, क्या लिखित सामग्री जो होती है, जो लिखित सामग्री होती है वो पढ़े लिखे लोग मतलब उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, तो पढ़े लिखे लोग लिखित सामग्री के लिए यूज कर सकते हैं। एक इसका नुकसान ये है कि जो अशिक्षित है, जो पढ़े लिखे नहीं है, यानी क्या है जो साक्षर नहीं है, वो क्या है इनका यूज नहीं कर सकते हैं। तो लिखित सामग्री क्या है, किसके लिए होती है, पढ़े लिखे लोगों के लिए होती है, यानी क्या है अनपढ़ लोगों के लिए ये नहीं है, पढ़े लिखे लोगों के लिए है, पढ़े लिखे लोगों के लिए है। हमने क्या समझा, लिखित सामग्री किसके लिए है, पढ़े लिखे लोगों के लिए है, अनपढ़ लोगों के लिए नहीं है। और ये आप कह सकते हैं ये भी कि ये साक्षर व्यक्तियों के लिए है। ये इसका क्या है सबसे बड़ा फायदा। अगर फायदे की बात करें तो चलिए देखते हैं कि लिखित सामग्री में इसमें क्या है, इसको आप अगर लिख लिए हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, एक बार क्या है आपने पूरा लिख लिया, फिर आप उसको बार बार पढ़ सकते हैं ना। जब आपकी इच्छा होगी तब पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि बार बार पढ़ सकते हैं। और क्या होता है कि इसका महत्व जो होता है वो कैसा होता है, अस्थाई होता है ना। अस्थाई होता है कि मतलब ये नहीं है कि आज इसको पढ़ रहे हैं वो कल इसका यूज नहीं होगा, नहीं, ये क्या होता है अस्थाई होता है। जब मन में आए तब आप पढ़ सकते हैं। और उसका कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोगों ने, अब कोई भी बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, या तो आप लोगों ने जो पढ़ा होगा वो उसी से मिलना जुलता सब बच्चे पढ़ते हैं ना। तो सारी चीजें क्या है वो अस्थाई हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब अस्थाई हो, आज हमने पढ़ा कल वो खराब हो जाएंगी। तो जो आप लोगों ने लिख के रखा है और जो बुक होगी आपके पास, तो ऐसा नहीं है कि उसका फिर यूज नहीं होगा। तो क्या होता है अस्थाई होता है, चाहे जितनी भी पुरानी हो जाए उसका महत्व जो है वो घटता नहीं है। तो ये क्या है बार बार पढ़ सकते हैं, अस्थाई होता है महत्व। और क्या होता है लिखित की जो होती है तो विश्वसनीयता अधिक होती है, विश्वसनीयता बहुत अधिक होती है लिखित की ना। ये क्या होता है, अगर आप लिख कर पढ़ रहे हैं, ये रुचि बढ़ाने में, इंटरेस्ट में सहायक होता है। और इससे क्या है, लिखित से अभी आप किसी चीज की थ्योरी पढ़िए, ऐसे नॉर्मल कोई आपको बोल के बता रहा है, शायद उतना डिटेल में न बताए, लेकिन अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपको क्या है बहुत विस्तृत जानकारी उसके बारे में मिल सकती है। तो विस्तृत जानकारी मिलती है, विस्तृत जानकारी मिलती है ना, विस्तृत जानकारी मिलती है। बार बार जब जितनी बार चाहें उतनी बार आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ना। और आप क्या कर सकते हैं कि अपनी बातों को, जिसको आप लोगों को नहीं, मतलब जिसे आप नहीं बात करते हैं ना, आप जिससे बात नहीं करते हैं, अपनी बातों को चाहें तो, अगर मान लीजिए आपकी उससे बनती नहीं है, आपको किसी तरीके से उसको तकलीफ है, लेकिन अगर आपकी उससे नहीं बन रही तो भी आप चाहें अपनी बातों को उसको लिख कर दे सकते हैं ना। तो ये सब क्या है, ये सब इसके बहुत बड़े फायदे हैं। अब लिखित सामग्री की सीमा को देखेंगे। तो लिखित सामग्री की सीमा क्या है कि सबसे बड़ी इसकी सीमा क्या है कि उन लोगों के लिए है जो पढ़े लिखे हैं ना। और इसमें क्या होती है, लिखने में मेहनत लगती है। और इसमें क्या लगता है, लिखने में मेहनत लगती है, समय जो होता है वो काफी लगता है। ये जो है, अगर आपने किसी को लिख के कोई चीज, मान लीजिए कोई लेटर आपने लिख के भेजा है, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि उस तक ये बात पहुंची है कि नहीं, या उसने पढ़ा उसको कैसा लगा। जब तक उसका मतलब आप कह सकते हैं कि इसका जो उत्तर आता है वो काफी टाइम बाद आपको इसके बारे में पता चलता है कि मतलब हमने जो भेजा था, जब वो उसका रिप्लाई देगा लेटर के थ्रू तो ही आप जान पाएंगे। पहले तो यही था कि कोई अगर लेटर लिख के भेजता था, तो आप बताइए, अब तो इतने मोबाइल वगैरह सब कुछ, इतनी साधन, इतनी सब कुछ हो गए हैं कि बात इंसान से हो जाती है, आप चाहे जहां बैठे किसी को देख सकते हैं। लेकिन पहले ये सब चीजें नहीं थी।
तो क्या था, कोई लेटर लिख के भेजा, कभी महीनों बाद आ रहे हैं ना, तो तब पता चलता है कि हाँ अच्छा, मतलब अब वो उनके घर में सब लोग ठीक है, अब सब कुछ जो भी है लेटर के द्वारा जो भी पता चले। तो वो क्या होता है कि अगर आप लिखित सामग्री के द्वारा आप किसी चीज को भेज रहे हैं, वो लंबा प्रोसेस होता है ना। तो ये हम लोगों ने इतनी चीजें समझी। और ये क्या है, ये एक मतलब इसके आप कह सकते हैं तो कुछ फायदे भी हैं, कुछ क्या है इसके नुकसान भी हैं। ये क्या है कि और अगर व्यक्ति के मन में आपके लेटर को पढ़ के कोई भ्रम हुआ, कोई दिक्कतें हुई, तो वो आपसे तुरंत क्या है, सामने फेस टू फेस क्या है, या तो सामने वो क्लियर भी नहीं कर सकता है ना। ये सब चीज क्या है, जब उसका उत्तर आपको मिलेगा तो ही आप जान पाएंगे। अब चलते हैं लिखित सामग्री की तरफ। लिखित सामग्री में कौन कौन सी चीजें होती हैं? लिखित सामग्री, तो लिखित सामग्री की बात करेंगे तो इसमें जो है काफी चीजें आती हैं। बुक आती है, लिम्फलेट है, पैम्पलेट है ना, तो ये सब चीजें काफी इसमें आती हैं। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे? न्यूज़पेपर। क्या देखेंगे? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर जो होता है इसमें न्यूज ना, अगर बात की जाए न्यूज, तो ये क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी चारों दिशाओं की न्यूज़पेपर में जानकारी लिखी होती है। क्या होती है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी चारों दिशाओं की जानकारी इसमें न्यूज़पेपर में लिखी होती है, जो कि आप क्या है पढ़ सकते हैं। आपको जानकारी, आप देखिए कितने लोगों की आदत होती है सुबह सुबह पेपर पढ़ना ना, उसमें सारी जानकारी आपको मिलती है। तो न्यूज़पेपर ये क्या होता है? चारों दिशाओं की संबंधित जानकारी होती है। इसमें बहुत सी घटनाएं होती हैं, जो रिजल्ट वगैरह कोई निकल रहा है, कोई फॉर्म आ रहा है, कुछ मतलब कुछ भी, सब कुछ सिर्फ जानकारी से नहीं, घटनाओं से, और भी जो योजनाएं चल रही हैं, क्या होने वाला है, मतलब यहाँ तक कि मतलब अगर ये होता है कि हाँ इस मतलब मौसम जो है ये अब खराब होने वाला है, एक संभावना ना, तो वो भी क्या है, सब कुछ सारी चीजें जो है, जो भी किसी कोई शोध हुआ रहता है, कोई नई जानकारी होती, चाहे वो फिल्म के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो ना, साइंस के क्षेत्र में, सब कुछ क्या है आपको जानकारी न्यूज़पेपर में मिल जाती है। तो चारों दिशाओं की इसमें जानकारी होती है। ये क्या होती है कि और इसमें घटना आविष्कार कुछ भी हो सकते हैं। अब तीन चीजें और हैं, जो क्या होती हैं कि जो लोगों को इंफॉर्मेशन देने का काम करती हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर बनेंगे तो न्यूज़पेपर से नहीं बनते हैं, यहीं से बनेंगे ना। तो क्या है? तीन चीजें और हैं, तीन चीजें जो कि क्या करती है? इंफॉर्मेशन देने का काम करती है। लेकिन अंतर यही है कि न्यूज़पेपर में बहुत सी जानकारियां आपको मिलती हैं। ये जो तीन चीजें हैं, कोई एक से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी। इसमें यह नहीं है कि कुछ मौसम से जानकारी, इस टाइप की जानकारी, इसमें कुछ क्या है कि पर्यावरण से जानकारी, कुछ फिल्म से संबंधित जानकारी, ऐसा नहीं है ये। तो चलिए देखते हैं। पैम्पलेट, दूसरा क्या है कि लिम्फलेट। पहला पैम्पलेट है, दूसरा लिम्फलेट है, तीसरा क्या है? बुलेटिन। बुलेटिन, अच्छा बुलेटिन की बात करेंगे तो इसमें कितने पेज होते हैं? 24 से कितने? 48 पेज होते हैं, बात करेंगे लिम्फलेट की, तो लिम्फलेट ये भी क्या होता है? इंफॉर्मेशन देने का काम होता है। इसमें भी सब कुछ लिखा होता है। इसमें पेजों की संख्या कितनी होती है? 4 से 12। इसमें कितनी होती है? 12 से 24 ना। 4 से 12 लिम्फलेट में, 12 से 24। अगर इसको आप इधर लिख लेंगे तो आपको ज्यादा समझने में आसानी होगी। ऐसे लिख लेंगे कि लिम्फलेट और पैम्पलेट, तो थोड़ा सा पढ़ने में आसानी होगी। क्या होगा कि 4 से 12, 12 से 24, 24 से 48, ठीक। ये क्या है? इसी तरीके से इसको आप अगर ये तीनों लिम्फलेट, पैम्पलेट, बुलेटिन इस तरीके से याद कर लेते हैं सीरियल क्रम में, लिम्फलेट, पैम्पलेट, बुलेटिन ना, तो आपको ये याद करने में आसानी होगी। 4 से 12, 12 से 24
और 24 से 48 पेजों की संख्या इसमें होती है। इन इन सब चीजों में, इन तीनों चीजों को क्या है कि क्या क्या होनी चाहिए, क्या इसमें जानकारियां होती है, सब कुछ क्या है। अगर इन तीनों चीजों की बात किया तो इसमें किसी एक से जुड़ी इसमें जानकारी होती है ना। और इन चीजों को बनाते समय क्या क्या अगर ध्यान देने की बातें हैं तो इसमें क्या ध्यान देना चाहिए कि विषय वस्तु की उपयोगिता, जो विषय मतलब, क्योंकि ये किसी चीज का, जैसे कि आप क्या है, आप कह सकते कोई फ्रिज वगैरह है ना, उसमें आप देखते हैं कि जब आप पाते होंगे या तो आपने नया कुकर कोई बर्तन लिया या तो कोई माइक्रोवेव वगैरह, तो उसमें क्या है आपको छोटी सी किताब मिलती है ना, उसमें उसी से संबंधित जानकारी लिखी होगी, बाहर से संबंधित कोई जानकारी नहीं होगी उसमें। क्या और उसका क्या कह सकते हैं, क्या क्या बातें उसमें होनी चाहिए, तो उसमें विषय वस्तु की उपयोगिता लिखी होनी चाहिए। और क्या, समसामयिकता, और क्या है, जब भी वो लिखा हो तो सरल भाषा में लिखा हो, बहुत लंबा चौड़ा थ्योरी न लिखा हो, क्योंकि पेज की संख्या देखिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, सरल भाषा में लिखा हो। और आप कह सकते हैं कि वो संक्षिप्त लिखा हो, भाषा जो है वो उसकी इजी होनी चाहिए, संक्षिप्त सरल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, वाक्य जब भी हो तो वो छोटे छोटे हो। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। ये हमने क्या देखा, लिखित सामग्री में हमने क्या है, न्यूज़पेपर देखा, लिम्पलेट, पैम्पलेट, बुलेटिन, ये तीन देखे। लिम्पलेट में 4 से 12, पैम्पलेट में 12 से 24, बुलेटिन में 24 से 48 पेजों की संख्या होती है। अब चलिए बात करते हैं, ये तो लिखित सामग्री की हो गई। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट नंबर पर आता है क्या, श्रव्य सामग्री। और ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी थ्योरी है इसमें, उसमें क्या है, जो मेन चीजें होती हैं वही आप लोग याद करिएगा। आप समझ सकते हैं कि श्रव्य सामग्री में जिसके द्वारा क्या है, सिर्फ सुना जा रहा हो ना, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप कह सकते हैं तो क्या है, रेडियो। क्या है, रेडियो है। तो इसमें रेडियो हो सकता है, माइक्रोफोन हो सकता है, टेप रिकॉर्डर हो सकता है, ये सब चीजें आती हैं। अगर यहीं पर बात की जाए श्रव्य दृश्य सामग्री की तो ये बदल जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ रेडियो है। तो अगर बात करेंगे श्रव्य दृश्य सामग्री की तो क्या आ जाएगा, टेलीविजन आ जाएगा, क्योंकि आप उसको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो अगर श्रव्य दृश्य सामग्री की बात आएगी तो टेलीविजन हो जाएगा। और इसमें क्या है, यही सब पढ़ना है कि पहले आविष्कार कब हुआ, किस नाम से था, कहाँ पर हुआ, यही सब चीजें यहाँ से आती हैं। तो क्योंकि इस तरीके से थोड़ी ना पूछेगा कि कौन सी सामग्री जो है वो श्रव्य सामग्री है और रेडियो का नाम दे देगा, इतना इजी नहीं पूछेगा। तो श्रव्य सामग्री जो होता है वो क्या है, इसमें हम लोग को पहले क्या पढ़ना है, रेडियो को। चलिए रेडियो को जानते हैं। रेडियो जो है ये कैसा साधन है, तो आप समझ सकते हैं रेडियो ये श्रव्य साधन है। ये तो नॉर्मल सब लोग जानते होंगे। श्रव्य साधन ये कैसा है, किस लिए यूज होता है, इससे किसी एक को जानकारी नहीं दी जाएगी, समूह में नहीं दी जाएगी। ये क्या है, जन विराट संपर्क के, मतलब आप कह सकते हैं कि ये क्या है, जन विराट संपर्क का के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए ये यूज की जाती है। क्या, जन विराट के संपर्क के इंफॉर्मेशन मनोरंजन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है, मनोरंजन वगैरह, जानकारियां वगैरह सब कुछ इसके थ्रू क्या है, रेडियो के थ्रू मिलता है। अब देखिए अब तो कम आपको दिखेंगे, मतलब बहुत कम हो गए, हो सकता है हमको तो नहीं दिखते, हो सकता है आप लोगों को, आप लोग के सामने किसी के पास हो, लेकिन मेरे सामने तो किसी के पास इस टाइम नहीं है कि हाँ वो रेडियो से गाने सुन रहे हो ना। तो ऐसा तो मेरे सामने कोई नहीं है अब। तो क्या है कि गाना सुनने के लिए, मनोरंजन के लिए इन सब चीजों का यूज होता था। श्रव्य साधन ये क्या है, हमने रेडियो को जाना। अब आगे इसमें देखते हैं क्या, इसके कुछ इतिहास। चलिए इतिहास में क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है ना, इसमें एक एक करके इसको देखते हैं। रेडियो में क्या है, इसमें आप ग्रामीणों से जुड़ी हुई विविध जानकारियां आपको मिलती हैं। तो ये तो किससे, ग्रामीणों से जुड़ी कई जानकारियां या विविध जानकारियां मिलती हैं। और ये गांव में ये बहुत यूज होता था रेडियो ना। उसके बाद क्या है कि
कि उसके बाद देखेंगे तो ये अमेरिका ये क्या है, विश्व का पहला देश है, विश्व का पहला देश है, का पहला देश है जहां कब सन 1916 में क्या होता है कि में रेडियो पहली बार जो है क्या है प्रसारण हुआ था। उससे क्या है 1916 में रेडियो से क्या पहली बार क्या प्रसारण हुआ था, समाचार का प्रसारण। तो पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि इसके रेडियो के बारे में ये ग्रामीण से जुड़ी हुई जानकारी देता है, इसे तो नॉर्मल है, ठीक। उसके बाद क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका विश्व का पहला देश है जहां सन कब 1916 में रेडियो से पहली बार जो है समाचार का प्रसारण हुआ था ना, पहली बार समाचार का प्रसारण हुआ था सन 1916 में। और कब, यहीं पर लिखिए 1919 में रेडियो क्या रेडियो कॉर्पोरेशन अमेरिका की स्थापना हुई, अमेरिका की स्थापना। और 1922 की, यहीं पर नोट कर लीजिए, 1922 में ब्रिटेन में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग की नींव डाली गई और इसी का नाम बदल दिया गया था। फिर उसके बाद इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग की नींव डाली गई थी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन कर दिया गया, यानी BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन कर दिया गया। कब, 1922 की बात है, ये 1927 में हुआ था। चलिए एक साथ यहीं पर इसके देखते हैं। हमने क्या समझा कि ग्रामीणों से जुड़ी हुई जानकारी रेडियो के माध्यम से मिलती है और कोई बहुत सी जानकारियां आपको रेडियो के माध्यम से मिलती है, मनोरंजन का साधन है, जानकारी का, इंफॉर्मेशन का मतलब आपको बहुत सारे इससे मिलते हैं, इतना तो हम लोग जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेरिका विश्व का पहला देश है जहां सन 1916 में रेडियो से पहली बार, कब, अमेरिका विश्व का पहला देश है जहां पर 1916 में क्या रेडियो से पहली बार समाचार का प्रसारण हुआ था। ये पहला पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है कि 1919 में 16 के बाद यानी फिर उसके बाद 1919 में रेडियो कॉर्पोरेशन अमेरिका की क्या है, रेडियो कॉर्पोरेशन अमेरिका की स्थापना हुई। फिर नेक्स्ट है 1919 के बाद 1922 में ब्रिटेन में, कहां पर, ब्रिटेन में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग की नींव डाली गई। अब ये 1922 में हुआ था, फिर इसका नाम बदल दिया गया, कब, 1927 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन इसका नाम कर दिया गया था। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। 1922 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग की नींव डाली गई, 1927 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन कर दिया गया। अमेरिका विश्व का पहला देश है जहां पर कब, 1916 में रेडियो से समाचार का प्रसारण हुआ था। 16 के बाद आप लोग तुरंत 19 को याद करिएगा, क्या, जब 1919 में क्या हुआ था, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तो 1919 में रेडियो कॉर्पोरेशन अमेरिका की स्थापना हुई। 1922 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग की नींव डाली गई और 1922 के बाद कब, 1927 में BBC की स्थापना हुई, यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना। इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, BBC कर दिया गया। अब आगे क्या देखते हैं, और आज किस नाम से जानते हैं, इसी BBC के नाम से आज जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मद्रास प्रेसिडेंट क्लब भारत में मद्रास प्रेसिडेंट क्लब द्वारा कब, 31
31 जुलाई 1924 से मनोरंजन कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाने लगा। ठीक है, परंतु नियमित रूप से बात की जाए तो नियमित रेडियो प्रसारण क्या है? एक गैर सरकारी संस्था हमने क्या कहा कि परंतु नियमित रेडियो प्रसारण जो ये थी, ये एक गैर सरकारी संस्था थी। चलिए उसका नाम देखते हैं कि एक गैर सरकारी संस्था ब्रॉडकास्टिंग कंपनी द्वारा रेडियो से विविध कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ। का प्रसारण किया जाने लगा। ये हमने देखा ना, रेडियो क्या है? ये श्रव्य साधन है। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले कहां पर हुई थी? तो कहां पर सबसे पहले हुई थी? अमेरिका में ना रेडियो। और उसके बाद क्या है कि रेडियो की शुरुआत अगर बात की जाए, उसके बाद क्या है 1919 सन आया। फिर 1922 में क्या है, इसका नाम जो है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग रखा गया। फिर 1927 में इसका नाम बदल दिया गया, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग के बजाय ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन रखा गया, जिसे आज भी नाम जानते हैं उस नाम से BBC ना, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। इतना तो हम लोगों ने पढ़ा। अब बात करते हैं भारत में मद्रास प्रेसिडेंट क्लब द्वारा 31 जुलाई 1924 से मनोरंजन कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाने लगा, परंतु नियमित रेडियो प्रसारण एक गैर सरकारी संस्था, ये संस्था कौन थी? गैर सरकारी थी। ब्रॉडकास्टिंग कंपनी द्वारा रेडियो से विविध कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाने लगा। तो ये हम लोगों ने इतना देखा। अब आगे देखते हैं 1930। ये तो 31 जुलाई 1924 की बात थी। तब 1930 में भारत सरकार ने इसे अपने अधीन ले लिया तथा भारतीय प्रसार संदेश के नाम से कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सन 1936 में भारतीय प्रसार सेवा का नाम बदलकर क्या रखा गया? इसका नाम बदलकर क्या ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। सन 1957 में कब? 1957 में इसे किस नाम से आकाशवाणी कहा जाने लगा? आकाशवाणी। सन 1957 में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। कब? 1957 में। ये एक एक करके इसको भी देखते हैं। 1930 में भारत सरकार ने इसे अपने अधीन ले लिया। कब? 1930 में ले लिया था। और भारतीय प्रसार संदेश के नाम से कार्यक्रमों का प्रसार हुआ। किस नाम से? 1930 में लिया भारत सरकार ने और भारतीय प्रसार संदेश के नाम से कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ। उसके बाद क्या है 1936 में, यानी 30 के बाद फिर 6 साल बाद क्या है 1936 में भारतीय प्रसार सेवा का नाम बदलकर क्या रखा गया? ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। और सन कब 36 के बाद क्या है कि 1957 में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? आकाशवाणी के नाम से इसे
जाना जाने लगा। यानी यहाँ पर बात करें तो इसे किस नाम से, AIR, 1936 में भारतीय प्रसार सेवा का नाम बदलकर AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो कहा गया। 1957 में आकाशवाणी कहा गया। तो मेन इसको याद करिए कि 1957 में क्या कहा गया, इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। 1930 को याद रखिए, 1930 में भारत ने इसे सरकार के अधीन, मतलब इसे जो अपने अधीन ले लिया था और भारतीय प्रसार संदेश के नाम से कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ था। ठीक है, तो ये आज की क्लास यही तक थी। और क्या है, इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि ये श्रव्य सामग्री पढ़ा था, और जो कल की क्लास होगी उसमें हम लोग क्या देखेंगे, ये तो आप कह सकते हैं ऑडियो था ना, अब हम लोग ऑडियो वीडियो दोनों देखेंगे। यानी क्या हम सुन भी सकते हैं, ऐसा कौन साधन है जिसमें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, उसमें क्या है हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में। तो इसमें कई होते हैं, आपको फिल्म होगा, टीवी होगा, टेलीविजन, और लोक नृत्य वगैरह आप कह सकते हैं, कठपुतली वगैरह हो गई, लोकगीत हो गया, ये सब चीजें होती हैं। तो हम लोग जो है टेलीविजन को देखेंगे, किसको, टेलीविजन। इसकी भी इतिहास है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग समझेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं कल, इसी के आगे से पढ़ेंगे। तब तक के